खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है। जैसी आजादी हमको चाहिए वो आजादी हमको नहीं मिली। वो आजादी होगी जब प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था, लेकिन इंदिरा ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने दिखा दिया कि वो किस मिट्टी की बनी है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। इंदिरा गांधी की आलोचना हो रही थी, यहाँ तक कि उन्हें गूंगी गुड़िया भी कह दिया गया। लेकिन दिखा दिया इंदिरा गांधी ने अपने बुलंद हौसले से और फौलादी इरादों से कि वो गूंगी गुड़िया नहीं, आयरन लेडी हैं। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। जो बैंकिंग सेवाएं तब तक बड़े व्यापारियों और किसानों तक ही सीमित थीं, अब वो देश की आम जनता और आम किसानों तक पहुंचने लगी। इसी साल इंदिरा ने भूमिहीन और समाज के कमजोर वर्ग के लिए भूमि सुधार नीति बनाई। इंदिरा ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। नतीजा ये हुआ कि पहले जहां भारत को अमेरिका से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, वहीं भारत अब खाद्यान्न निर्यात करने लगा। 1971 के चुनावों में इंदिरा ने अपनी राजनीतिक हैसियत भी बढ़ाई। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1967 में कांग्रेस ने जहां सिर्फ 297 सीट जीती थी, वहीं 1971 में कांग्रेस आई ने 352 सीटों पर जीत दर्ज की। इंदिरा अब कामयाबी के शिखर पर थी। यकीनन ये वो वक्त था जब इंदिरा कामयाबी की बुलंदियों पर थी। उनके फैसले देश हित में थे, लेकिन ये वो वक्त भी था जब देश के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी। जी हां, पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी हिंदुस्तान पहुंच रहे थे और उधर पश्चिमी पाकिस्तान का एक तानाशाह जनरल इंदिरा के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की हद कर रखी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जनभावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया था। इसके बाद शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आने लगे। पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ती जा रही थीं। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा कोलकाता में एक जनसभा कर रही थी। उसी दिन शाम को पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायुसेना पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर बमबारी कर दी। इंदिरा ने ठान लिया कि पाक को सबक सिखाना है। इंदिरा जी ने पूछा, ये महाभारत कितने दिन लड़ा गया? उनको मालूम था, लेकिन पूछा। उनको कहा गया 18 दिन। कहना मैं ये चाहती हूं कि ये 15 दिन में खत्म हो जाए। और जब बांग्लादेश की वार हुई, 15 दिन ही नहीं 13 दिन में जंग खत्म हो गई और बांग्लादेश आजाद हो गया। भारतीय सेना ने पाक को करारा जवाब दिया। 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और इंदिरा की पहल पर बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान। इंदिरा का परचम पूरी दुनिया में लहरा गया। यही नहीं, इस युद्ध में इंदिरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की भी एक नहीं सुनी। How many people were killed according to your correspondence of British newspapers? No, what does quietly mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Then, by the Pakistan Army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? इंदिरा की इस जीत पर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार तक कह डाला। इंदिरा ने दुनिया को बता दिया कि कोई उन्हें कमजोर ना समझे।
अमेरिका को सबक सिखाते हुए इंदिरा ने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इंदिरा भारत को एक नई महाशक्ति बनाने में लगी हुई थी। 18 मई 1974 को इंदिरा ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत की धमक दिखाई। लेकिन यही वो वक्त था जब इंदिरा पर मनमानी का भी आरोप लगा। उनके बेटे संजय गांधी तो बाकायदा मनमाने हो गए थे। संजय पर इंदिरा का भी जोर नहीं चल रहा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक परंपराओं पर खतरा मंडराने लगा था। 70 का दशक इंदिरा गांधी का दशक था और उनके राज में उनके बेटे संजय गांधी की तूती बोलती थी। लेकिन संजय गांधी में सत्ता का दंभ कूट कूट कर भरा था। इधर इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक रसूख को बढ़ाने में लगी थी। उनके खिलाफ बगावत हो गई और देश को पहली बार आपातकाल का सामना करना पड़ा। 70 के दशक में कांग्रेस का मतलब इंदिरा हो गया था और इंदिरा के राज में सबसे ज्यादा जोर था उनके छोटे बेटे संजय गांधी का। हाशिए पर पड़ा विपक्ष लाचार था। कांग्रेस राज में बढ़ती अराजकता के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्रों को साथ लेकर एक नई जंग की शुरुआत कर दी थी। इसी बीच एक और बात इंदिरा के खिलाफ चली गई। हुआ यह था कि इंदिरा ने 1971 के चुनावों में राज नारायण को हराया था। राज नारायण ने इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज नारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा ने इस चुनाव में धांधली करवाई थी। 12 जून 1975 को हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करने का फैसला सुना दिया। People rejoice and reaffirm their faith in the democratic institutions of India. I accept the judgment with humility. हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। I treat every judgment and every case alike. I never thought that it was a historic judgment. Because if a judge thinks that there is a very important case, then it can sway his judgment. इंदिरा पर सत्ता छोड़ने का चौतरफा दबाव पड़ा, लेकिन इंदिरा सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। विपक्ष का दबाव बढ़ा तो 25 जून 1975 को इंदिरा ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। विरोध में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया। देश भर में इंदिरा विरोधियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के कई नेता जेल में ठूंस दिए गए। जयप्रकाश जी has been arrested, Morarji bhai has been arrested, and then we consulted Vajpayee ji and myself, and we decided to await the police arrival and to leave. So they came at about 7:30 or so. संजय गांधी की मनमानियों की कोई सीमा नहीं थी। आरोप है कि उनके इशारे पर जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। आपातकाल करीब 2.5 साल तक चला। फिर 1977 में आम चुनाव हुए। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। इस चुनाव में जनता ने इंदिरा सरकार को नकार दिया। कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। लेकिन जो विपक्ष इंदिरा के खिलाफ एकजुट था, वो सत्ता पाने के बाद बिखर गया। 2 साल में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इंदिरा ने एक और गेम खेला। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की सरकार बनवाकर उन्हें बाहर से समर्थन दे दिया। लेकिन चौधरी चरण सिंह सरकार भी 5.5 महीनों में ही गिर गई। 3 साल के भीतर ही जनता पार्टी का गुब्बारा फूट गया। विपक्ष तिनका तिनका बिखर गया। 1980 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने नारा दिया, इंदिरा लाओ देश बचाओ।
नारा कामयाब रहा। इंदिरा को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस को 374 सीटों पर जीत मिली। इंदिरा का परचम एक बार फिर लहरा गया। इस बार इंदिरा बदली थी। उन्होंने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। दिन रात वो अपने काम में जुटी रहती थी। थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो अपने पोते राहुल और पोती प्रियंका के साथ बातें करती थी। इंदिरा ने एक हाथ में देश तो दूसरे हाथ से परिवार की बागडोर संभाल रखी थी। लेकिन नियति को इंदिरा का ये सुकून मंजूर नहीं था। 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। वो संजय जी की डेथ हो गई, उनको काफी दुख हुआ, लेकिन बर्दाश्त किया। जब संजय का जनाजा उठा तो दिल्ली की सड़कों पर हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा। इंदिरा अकेली पड़ गई। जिस बेटे को वो अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहती थी, वो हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। बड़े बेटे राजीव को वो राजनीति से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब राजीव को वापस बुलाने के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बहुत सोच समझकर इंदिरा ने अपने दोनों बेटों का करियर तय किया था। सीधे सरल स्वभाव के राजीव बने पायलट और तेज तर्रार संजय गांधी को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जो भी सोचा था इंदिरा ने हो न पाया। इंदिरा का साथ देने के लिए राजीव ने अपने सपने बहुत पीछे छोड़ दिए। पायलट की वो वर्दी भी छोड़ दी जिसे वो बड़े शौक से पहना करते थे। 11 मई 1981 को राजीव गांधी ने कांग्रेस का सियासी झंडा थाम लिया और पूरी तरह राजनीति में आ गए। पायलट कैप की जगह गांधी टोपी ने ले ली और जिस्म पर राजीव के सियासत में आने का ऐलान करता कुर्ता पायजामा नजर आने लगा। लेकिन वक्त ने 80 के दशक में गांधी परिवार के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। पूरा पंजाब अलगाव की आग में धधक रहा था। कभी इंदिरा गांधी का नजदीकी रहा जनरल सिंह भिंडरावाला पूरे पंजाब को आतंक के रास्ते पर धकेल चुका था। कत्ल गारत तो जैसे पंजाब का मुकद्दर ही बन चुका था। इंदिरा गांधी के सामने बड़ी चुनौती थी। ना चाहते हुए भी इंदिरा गांधी ने सेना की मदद लेना मुनासिब समझा और इस मुहिम को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा की सुरक्षा में लगे सिख गार्ड्स फिर ड्यूटी पर लौट आए, लेकिन इंदिरा गांधी का मन कुछ बेचैन रहने लगा था। वो अपने भाषणों में अपनी मौत का जिक्र करने लगी थी। हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ। इंदिरा गांधी ने ये भाषण अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर में दिया। किसे पता था इंदिरा अपनी मौत की भविष्यवाणी कर रही हैं। इंदिरा गांधी लॉन की तरफ बढ़ रही थीं, जहां उनके भरोसे के गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह बरार और कांस्टेबल सतवंत सिंह खड़े थे। इंदिरा गांधी या उनके साथ चल रहे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर रिवॉल्वर से गोली चला दी और सतवंत ने पूरी मशीन गन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। जैसे ही ये खबर लोगों को लगी, पूरे देश में हाहाकार मच गया। मौत के संदेशे को कौन टाल सकता है। तन से प्राण का पंछी उड़ चुका था। इंदिरा अनंत में समा गई। लेकिन जो विरासत इंदिरा ने अपने पीछे छोड़ी, वो सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाती रहेगी, क्योंकि जिस्म के मर जाने से किरदार नहीं मरा करते। हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं। हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है।